हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस एकेडमी। चलिए स्टूडेंट, आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। नाम तो सुना ही होगा, मोशनल ईएमएफ। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने लेंज लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि फैराडेज के सेकेंड लॉ में जो माइनस साइन इन्वॉल्व होती है वो क्या इंडिकेट करती है। बेसिकली वो डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। जब फ्लक्स चेंज होती है तो फिर उसमें करंट फ्लो करती है, फ्लक्स बढ़ रही होती है तो ईएमएफ अपोजिट होती है, अपोजिट सेंस क्या होती है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। और हमने लास्टली एक चीज बताया था कि जो लेंज लॉ होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। चलिए स्टूडेंट, आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या है, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। मोशन की वजह से ईएमएफ, बिल्कुल यही होने वाला है इसमें। मोशनल ईएमएफ का मतलब मोशन के वजह से ईएमएफ। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, मतलब फैराडेज लॉ में ही जाएं, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई कॉइल होती थी। अब उस कॉइल को अगर मैं आगे पीछे करता था या फिर मैग्नेट को आगे पीछे करता था, राइट, तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती थी। अगर कॉइल क्लॉज नहीं है तो दोनों इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मोशन के वजह से ही तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो रही थी, देखा जाए तो वही चीज गाइस यहां पे हम लोग डिटेल करने वाले हैं। और यहां पे हम लोग कॉइल बेसिकली नहीं लेंगे, फिलहाल तो हम लोग क्या लेंगे, एक सिंपल सा एक रॉड लेंगे और फिर कॉइल के लिए भी वो चीज लगा लेंगे, ठीक है। और यहां पे हम लोग मेन चीज ध्यान रखेंगे कि हमें जो ईएमएफ मिलेगी वो मोशन के टर्म में मिलेगी, मतलब वेलोसिटी वगैरह के टर्म में मिलेगी, ठीक है। अगर किसी को हम रोटेट करा रहे हैं तो ओमेगा के टर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कोई रॉड भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर किसी और डायरेक्शन में है, सो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि उसकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो ईएमएफ जनरेट हुई है वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी चाहिए हमें। बोर्ड में जो सवाल पूछे जाते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बोर्ड की डायरेक्ट कुछ सवाल करेंगे और उसी में जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है वो मैं आपको उसी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, बोर्ड वाली चीजें करनी है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। तो पहली बात, मोशनल ईएमएफ है क्या। तो जब भी कोई कॉइल, जब भी कोई रॉड, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होती है एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। दूसरा क्वेश्चन कि कितनी मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। किधर उसकी पॉजिटिव टर्मिनल होगी, किधर उसकी नेगेटिव टर्मिनल होगी, इस पे हम पूरी चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, तो इसमें सिंपल सी बात कर सकते हैं, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड then an EMF is induced across the ends of the conductor, right. This EMF is called motional EMF, राइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मोशनल ईएमएफ, क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, इस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू बेसिकली है क्या, तो केस वाइज बात करेंगे। जब कोई रॉड मूव करेगी तब, जब कोई रॉड रोटेट करेगी या कोई कॉइल रोटेट करेगी, राइट, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे डिटेल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर, टू फाइंड द motional EMF when a rod moves in magnetic field, या फिर इसको हम और क्लियर करते हैं, कुछ स्पेसिफाई करते हैं, कैसे भी मूव नहीं कराते, कुछ स्पेशल तरीके से मूव कराते हैं। जैसे फील्ड ऐसे है, समझिए फील्ड यहां से यहां ऐसे है और ये रॉड है उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। बस एक ही केस को डिस्कस करते हैं जो हमारे बोर्ड में है। सो रॉड मूव्स नॉर्मल या परपेंडिकुलर
टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ऐसे एकदम स्पेशल केस है, मैग्नेटिक फील्ड बाद में स्पेशल एक क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड केस कर लेंगे, मतलब जनरल केस कर लेंगे, सॉरी। तो यहां पे सपोज करो कि आपके पास एक रॉड है ऐसे, राइट, और रॉड ऐसे मूव कर रही है, रॉड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। रॉड की लेंथ आप देख सकते हो, रॉड की लेंथ L है। तो यहां स्पेशल क्या दिख रही है, L इज परपेंडिकुलर टू V, L इज परपेंडिकुलर टू V, ठीक है, L इज परपेंडिकुलर टू V, ये दिख रहे हैं। और साथ साथ गाइस, साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू V। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में यही पढ़ना है, इसलिए पहले हम लोग इस स्पेशल केस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद जनरल केस को करेंगे, जो ज़्यादा आपको मजा आएगा। सो क्लियर है, यहां तक में तो कोई इशू नहीं है कि हमें रॉड को मूव करानी है मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलरली मूव करानी है, और उसके इंड के क्रॉस हमें क्या करनी है, EMF निकाल लेनी है। चलिए बहुत अच्छा, कैसे सोचे इस पे। अब इसको बनाने का बेसिकली दो तरीका है। एक तरीका जो पूरी फील लाएगा, आपको पूरा लगेगा कि एग्जैक्ट कैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और दूसरा फैराडेज लॉ के हेल्प से, फ्लक्स कटिंग के वजह से, फ्लक्स कितनी कट हो रही है कितनी टाइम में, तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इज द EMF, तो वैसे भी करेंगे। तो सेकंड वाला जो प्रोसेस होगा बहुत ही आसान होगा। फर्स्ट वाली प्रोसेस भी नो डाउट आसान है, बट उसको समझना बड़ा मतलब अच्छा लगता है। उसमें आपको पूरी फील आने वाली है कि कैसे एक इंड प्लस चार्ज हो रही है और कैसे दूसरी इंड माइनस। हालांकि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कर रखा है, डिटेल कर रखा है इनफैक्ट। चलिए देखिए, तो इसको पहले समझते हैं एक बार कि कैसे EMF इंड्यूस होगी। मान लो कि एक रॉड है हमारे पास L लेंथ की, जो भी वेलोसिटी से मूव करिए। थोड़ा सा इसके बारे में एक स्पेसिफिकेशन करना चाहिए। कंसीडर a rod of length L is moving with velocity V perpendicular to magnetic field, राइट। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कोई रॉड मूव कर रही है, दिख रहा है आपको, एंड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी रिलेट कर लिया। अब जैसे ही रॉड मूव करेगी, राइट, जैसे ही रॉड मूव करेगी, क्लियर है, तो होगा क्या भाई, रॉड के मूव करने से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। क्लियर है गाइस। चलिए अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं, थोड़ा बैक में चलते हैं। और हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस पर फोर्स लगता है। बिल्कुल, कब, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 180 डिग्री ना हो, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर कोई फोर्स नहीं लगती। क्यू बी भी साइन थीटा, क्यू भी क्रॉस बी। क्लियर है, यहां तक तो सही है। अब मेरी बात समझिए, जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी तो चार्ज पार्टिकल दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी। अब यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, देखा जाए तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। अगर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान ले, जस्ट अ मिनट, अगर हम पॉजिटिव की तरफ रेट करें तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव किधर कर रहे हैं, पहले ये बताएं मूव किधर कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिधर रॉड मूव कर रही है उधर, रॉड तो इधर मूव कर रही है, तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इधर ही मूव कर रहे हैं, इधर ही मूव कर रहे हैं। क्लियर है, तो सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद करें, ये वाला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस थंब indicates the direction of motion of the positive charge. So this will indicate the magnetic force acting on that positive charge. So let's try it. This, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये अंगूठा वेलोसिटी के, तो सारी की सारी फोर्सेस ऊपर, सारी की सारी फोर्सेस ऊपर, किस पे, पॉजिटिव चार्जेस पे। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देख रहे हैं या नेगेटिव पे, नेगेटिव पे, तो फोर्स किधर हो जाएगी, ऊपर के बजाय नीचे। तो ये साफ क्लियर है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जरूर रॉड के साथ आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन आगे मूव करने के साथ साथ उन पे एक फोर्स लग रही है जस्ट नीचे के डायरेक्शन में। जब उन पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, ऑब्वियसली मूव करना चालू हो जाएंगे। अब करेंगे, अब आप बोलोगे कि मूव क्यों करेंगे, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उनके पास स्पेस रहता है, वो मूव कर सकते हैं।
एंटायर रीजन में इनफैक्ट मूव कर सकते हैं। तो यहां पे वो मूव करेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। अरे भाई सारे इलेक्ट्रॉन जब यहां से आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्लाउड भरता चला जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगी। क्लियर है? अब सोचो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा धीरे धीरे, और फिर ये निगेटिव, और एक समय के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां दौड़ना बंद हो जाएंगे, मतलब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी, सैचुरेशन वाली स्टेज हो जाएगी। तो वैसे केस में यहां एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई है और यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई है। ये सारी की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव किस बात पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगी उतना उनका मूवमेंट होगा। तो इसके यहां और यहां कौन कौन सी चार्ज डिपॉजिट हो गई? एक जगह नेगेटिव, एक जगह नेगेटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव और ऊपर वाले पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो गई। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ। दिस इज बेसिक आइडिया। तो हमें यही पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है, एंड दैट वुड बी द ईएमएफ। दिस इज वेरी इजी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर also move, so there is force, there is a magnetic force acting on each electrons, each free electrons, ठीक है, ड्यू टू फोर्स, इनफैक्ट मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एंड ए टू बी। एंड ए से बी में कैसे, वो मैंने आपको बता रखा है। फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो पॉजिटिव पे फोर्स ऊपर लगता तो नेगेटिव पे फोर्स नीचे। क्लियर है? हेंस and A acquires positive and B acquires negative charge। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज लिख रहा, ये पूरी फील करवा दिया कि ए इन पॉजिटिव चार्ज हो गई, और ये तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं इस पे फोटो में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। अब हमें, हमारा मकसद ये है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और मकसद हमारा वही है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल भी लगाने की कोशिश करेंगे इस पर। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और जरा इसमें ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गई है। चलिए यहाँ तक तो बहुत अच्छे हैं। अब सोचिए, क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के वजह से क्या यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी? बिल्कुल, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रही है? नीचे। किधर लग रही है? नीचे। सोचो, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्सेस लग रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर लग रही है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर सेटअप हो जाए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव पर फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस साइड में उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगी। अब सोचो, इक्विलिब्रियम में ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए? इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए। उस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, मतलब अब जितनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्वायर हो गई है वो स्टैब्लिश्ड हो जाएगी। जब तक ये चलती रहेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गई है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब वो इस स्थिति में हमेशा रहेगा।
मतलब लाइफ टाइम पॉजिटिव और निगेटिव रह सकता है अगर आप वो सब कुछ मेंटेन करके चले तो बड़ी कमाल की बात है। इसका मतलब यहां पॉजिटिव निगेटिव से अगर मैं कोई बल्ब लगा दूं, ठीक है, तो लगातार ये बल्ब क्या होता रहेगा, जलता रहेगा, बिकॉज ये हमेशा हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ये लो पोटेंशियल पे रहेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो हमारे पास कोई रॉड है और यहां पे हमने एक बॉल लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड है और लगातार बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, लगातार इसको हम दोहरा रहे हैं, लगातार दोहरा रहे हैं, तो बड़ी कमाल की बात यह है कि बल्ब लगातार जलता रहेगा, क्योंकि दोहराने से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता रहेगा, वो हमेशा मूव करते रहेंगे और होगा क्या कि इलेक्ट्रिकल जितनी फोर्स लगेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, एक दूसरे के अपोजिट लगेंगी। तो अब इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे स्थित हमेशा रहेंगे और जब वहीं पे रहेंगे जहां पे शिफ्ट होकर के चले गए हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल तो बना ही रहेगा। समझ पा रहे हो? तो अब इस चीज को ना कहीं थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हो। जब इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब जल रही है, ध्यान से सुनने, जो बल्ब जल रही है उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की का जिम्मेवार कौन है? वो एजेंट जो उसको v वेलोसिटी से दौड़ा रहा है। अगर वो एजेंट v वेलोसिटी से नहीं दौड़ाता तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एक्ट होती, जिसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता और इलेक्ट्रॉन अपने ही पोजीशंस, मतलब शिफ्टेड पोजीशंस पे रह जाते। इसका साफ मतलब है कि जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी देखा जाए बल्ब किसके एनर्जी के वजह से जल रही है, अल्टीमेटली बात कर रहे हैं, तो वो एजेंट के दोहराने के वजह से, है ना कमाल का चीज। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सर एजेंट को v वेलोसिटी से चलाने के लिए एनर्जी क्यों वेस्ट करना पड़ेगा उस पर, तो कोई विरोधी फोर्स लग नहीं रहा है, कोई अपोजिंग फोर्स लग नहीं रहा है, तो लग रहेगा ही, सब मैं डिटेल बताऊंगा। इस पर जरूर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां प्लस से माइनस की तरफ एक फील्ड का क्रिएट होना बहुत अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इधर लगना और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर लगना, दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाना। वैसी स्थिति में यह पॉजिटिव निगेटिव स्टैब्लिश्ड रहेगा जब तक बाहरी एजेंट उसे भी से चलाता रहेगा, तब तक। खूब क्लियर है गाइस। थोड़ा भी कम कर देगा तो पता है क्या हो जाएगा, थोड़ा भी कम कर देगा तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ खींच लेगा, जिसके वजह से यहाँ निगेटिव कुछ कम हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, मैग्नेटिक के बराबर। मैग्नेटिक मतलब इतना रिड्यूस हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन पे जो ऊपर वाली फोर्सेस है और जो नीचे वाली फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक। बढ़ा देगा तो कौन बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाने से फिर यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगी, नेगेटिव ज्यादा। तो साफ क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड कर रही है, या यूं कहें इसके ट्रांसफर पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश किया। तो चलिए अब यहां पे लिखते हैं कि ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, due to shift of electrons, an electric field is established between end A and B, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात समझें, इक्विलिब्रियम में क्या होगी, इन इक्विलिब्रियम टोटल इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, Q इंटू ई। अगर टोटल चार्ज मान लेते हैं सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से Q हो गई, तो Q इंटू ई ऊपर के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड तो Q B भी साइन थीटा ही होगी, बट साइन 90 डिग्री होगी, क्यों 90 डिग्री पे है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, B भी। तो हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आपसे कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, सो बी भी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी रीजन में क्रिएट हो जाए तो उस दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस भी आराम से निकाल सकते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, सो भी ए भी बोल सकते हो। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, dv बाई डी आर इक्वल्स ई, तो dv इक्वल्स ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर का मतलब सेपरेशन, सो सेपरेशन तो यहाँ L है, सेपरेशन यहाँ L है, सो ये हो जाएगा B भी L। सो दिस इज वेरी इजी गाइस, इसमें मतलब कुछ भी खास नहीं है, थोड़ा लॉजिक को मैंने समझाने की कोशिश करी है, डिटेल बताने की कोशिश करी है, लेकिन चीज़ों में वाकई कोई फर्क
मतलब वाकई कोई टफ चीज नहीं है। सो हम लोग ये समझ गए कि बी भी एल होगी, बी भी एल। इज इट क्लियर? बी भी एल। अब इसमें कहीं से कोई शक तो नहीं है। अब गई एक बात और समझते हैं, डायरेक्शन तो अब पता पड़ ही गया होगा कि डायरेक्शन किधर पॉजिटिव होगी और किधर नेगेटिव होगी, उस पर भी हम लोग आएंगे अभी, लेकिन फिलहाल तो अभी छोटी छोटी चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि अगर ये एक पैरेलल रेल होता है, ऐसे रेल टाइप का, और यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर लगाया रहता, राइट, और ये स्लाइडर टाइप का होता, स्लाइडर टाइप का मतलब वही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए आर होता। तो अब आप ही बताओ कि जब ये v वेलोसिटी से ऐसे दौड़ती, कंडक्टर v वेलोसिटी से दौड़ती, तो क्या यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होता? बिल्कुल। क्या यहाँ नेगेटिव टर्मिनल हमेशा क्रिएटेड रहता? पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से क्या करंट फ्लो करती? बिल्कुल फ्लो करती भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से करंट एक फ्लो करती है इसमें। तो अगर हमसे कोई पूछता कि इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी इसमें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द स्लाइडर, मतलब इसमें भी, इसमें पूरे में ऐसे फ्लो करेगी, इन द रॉड भी बोल सकते हो, तो कितनी होती है इलेक्ट्रिक करंट? सो आप बोलोगे सर ई बाई आर, बहुत ही आसान है। और ई क्या होगी? बी वी एल। अरे बी मैग्नेटिक फील्ड में भी से चल रही है और इसकी लंबाई अगर एल है तो क्या होती? बी भी एल बाई आर। इज इट क्लियर? बी भी एल बाई आर। दिस इज क्वाइट इजी, कुछ खास नहीं है इसमें। अब इस तरह से हो सकता है इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस दे दे, राइट, इसकी कुछ रेजिस्टेंस दे दे और फिर करंट पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो तो खैर वो करंट का प्रश्न हो गया। तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं, सिंपली इसको अच्छा से ऑब्जर्व करो। तो ये रॉड हमारी भी वेलोसिटी से दौड़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या सोचो तो? बोलोगे कि हाँ सर एग्जैक्टली इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये इसी तरह से तो बिहेव कर रहा है, मतलब एक प्लस और एक माइनस, प्लस से माइनस की तरफ करंट दे रहा है। मतलब एक रॉड किसकी तरह बिहेव करने लगा? एक सेल की तरह बिहेव करने लगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड में। अब आपके दिमाग में एक दो बातें और आएंगी कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल किधर है और नेगेटिव टर्मिनल किधर है, ये कैसे हमें पता पड़ेगी? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। इसके लिए हमें डायरेक्शन सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं सब अभी डिटेल करता हूँ। पहले आप इस छोटी सी चीज़ को पहले कॉपी कर लीजिए और इसका एक सेकेंड मेथड हमें समझना है जो फैराडे लॉ पे बेस होगा, ठीक है। आप बोर्ड्स में दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको दोनों मेथड्स पढ़नी है। पहले इसको कॉपी करिए। चलिए बच्चों अब सेकेंड मेथड से करते हैं, यानी फैराडेज लॉ से करते हैं। तो बाय फैराडेज लॉ सेम है, मतलब अदर वेज कर सकते हो। देखिए फैराडेज लॉ के हेल्प से काफ़ी जल्दी हम लोग कर पाएंगे। जैसे ये रॉड है, एल लेंथ की है, राइट, ये इंड ए है और ये इंड बी है और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, ऐसे है, राइट। तो अगर हम इसमें ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहें तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए। अगर ये रॉड ऐसे मूव कर रही है तो जब ये रॉड मूव कर रही है तो इस फील्ड में कुछ ना कुछ फ्लक्स कट कर रही है, कुछ ना कुछ फ्लक्स स्विप कर रही है। कैसे? सोचो, जब ये ऐसे दौड़ रही है तो कुछ एरिया जनरेट कर रही है, बिल्कुल जनरेट कर रही है, कुछ एरिया वो जनरेट कर रही है। तो लगातार इसमें एरिया वो इंक्रीज करते चला जा रहा है, लगातार एरिया वो इंक्रीज। अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो जैसे यहाँ पे बढ़ी गई तो इतनी एरिया जनरेट हो गई, स्टार्टिंग यही रहने दें, फिर और आगे बढ़ेगी तो और एरिया बढ़ गई, और आगे बढ़ गई तो और एरिया बढ़ गई। सीधी सी बात है कि लगातार इसमें एरिया क्या हो रहा है? बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यूँ कहें कि जो फ्लक्स हो रही है वो लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में ये कितनी मूव कर गई, है ना, इन टी टाइम, इन टाइम डेल्टा टी, डिस्टेंस मूव्ड बाय रॉड, कितनी रॉड डिस्टेंस मूव करी, तो वो x, इसको x ले लेता हूँ, भी टी, भी इंटू डेल्टा टी, इतनी डिस्टेंस वो मूव कर गई। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कितनी एरिया जनरेट कर ली, ठीक है, एरिया, तो कितनी फ्लक्स, तो एरिया कितना, एरिया स्वेप्ट कितना होगा,
कितनी एरिया स्वेप कर ली, तो एरिया बहुत ही सिंपल है, L इंटू बी, सो L इंटू एक्स, एक्स कितना है भी डेल्टा टी, तो ये एरिया स्वेप्ट है। इसलिए फ्लक्स कितनी स्वेप्ट हो गई, फ्लक्स स्वेप्ट कितनी हो गई, फाई कितनी हो गई, तो ये होगी बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो। अब 0 डिग्री क्यों वो भी जान लो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 0 डिग्री है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो एरिया एक प्लेन है, तो एरिया वेक्टर तो अंदर की तरफ होगी, चाहे बाहर की तरफ कोई एक ले लो, तो ये एरिया वेक्टर होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर अंदर, दोनों 0 डिग्री, कोई इशू नहीं है, एरिया वेक्टर हम स्वतंत्र है लेने के लिए। सो बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो विच इज 1। सो फाइनली फाई हम देख पा रहे हैं, तो बी इंटू ए, बी क्या है, तो बी एरिया कितना स्वेप्ट किया हुआ है, एल भी डेल्टा टी, बहुत ही सिंपल है। इसलिए ईएमएफ जनरेटेड कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, वो होती है फ्लक्स बाई डेल्टा टी, जितनी फ्लक्स कट, मतलब ये फ्लक्स स्वेप्ट हुआ है, एक्स्ट्रा फ्लक्स कितना स्वेप्ट किया ये। सो बी एल भी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये सब कैंसिल हो गया। तो ये रहा ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्लियर है, ये रहा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, कहीं से कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। सो ई इज व्हाट, बी बी एल, क्लियर है गाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये रॉड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें और भी आएंगी कि क्या सर ये हमेशा इसी पैटर्न में मूव करेगी, हो सकता है कि ये ऐसे मूव ना करके कुछ एंगल पे मूव कर जाए, ऐसा हो सकता है कि ऐसे ना मूव करके किसी एंगल पे ऐसे मूव कर जाए, तो क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलरली ही मूव कर रही है, रॉड फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रही है, लेकिन एल के परपेंडिकुलर मूवमेंट नहीं है, मतलब एल के किसी और एंगल पे है, ठीक, तब कैसे ईएमएफ जनरेट करेंगे। तो ये छोटी सी नोट वर्दी पॉइंट है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, थोड़ा सा अकल यूज कर लेना है और आपके आंसर्स डायरेक्ट आ जाएंगे। पहले चीज़ों को ना मैंने पहले भी बताया है कि अभी मैं जनरल केस नहीं कर रहा, मैं अभी स्पेशल केस में ही कुछ स्पेशल केस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जनरल केस करूंगा जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं साइड से जरूर कर दूंगा, ठीक है। देखिए क्या है वो, ऐसे है, अगर ये रॉड ऐसे मूव करती, थीटा एंगल यहां से ले लो, अगर रॉड एल वेक्टर के साथ, ठीक है, एल वेक्टर के साथ कुछ एंगल पे जाए, मतलब परपेंडिकुलरली नहीं जा रही बल्कि कुछ एंगल बना रही है इसके एल के साथ, तो फिर कितनी ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक। अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमें एक फील करना पड़ेगा। अब सोचो कि ऐसे वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ये हो जाएगा भी साइन थीटा और ये हो जाएगा भी कॉस थीटा। अब आप सोचो, ध्यान से देखो कि क्या कोई भी रॉड तो पतली है ना, भले मैंने मोटा बनाया है, क्या रॉड ऐसे मूव करती, सोचो ध्यान से, क्या रॉड के ऐसे मूवमेंट से कोई क्या ईएमएफ जनरेट होगा, क्या सोचो, क्या रॉड के ऐसे मूवमेंट से कोई ईएमएफ जनरेट होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं होगा, सोचो। रॉड जब ऐसे मूव करेगी तो कॉमन सेंस है कोई एरिया जनरेट थोड़े ना हो रही है, जब आगे मूव करेगी तभी तो एरिया जनरेट होगी, तो रॉड के केवल ऐसे मूव करने से कोई एरिया जनरेट नहीं होगी। फील्ड आपसे मेरी तरफ है अगर केवल रॉड ऐसे दौड़े तो उससे कोई एरिया जनरेट हो रहा है क्या, एकदम पतली सी रॉड है, कोई एरिया जनरेट हो रहा है क्या, अगर आगे ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी तभी तो एरिया जनरेट होगी। तो साफ क्लियर है कि रॉड की 2 स्पीड है जिसमें ये वाली वेलोसिटी काम का नहीं है, क्योंकि इसके वजह से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, तो परपेंडिकुलर वाला से ईएमएफ जनरेट होगी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, भी साइन थीटा, यानी पहले की तरह परपेंडिकुलर भी था तो बी भी एल, तो यहां पे बी भी एल के बी भी की जगह पर भी साइन थीटा और एल तो एल है, तो यहां ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगी बी भी एल साइन थीटा, बी भी एल साइन थीटा। क्लियर है गाइस, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो इस तरीके से चाहें तो आप चीज़ों को अच्छे से फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले इन सब चीज़ों को एक बार कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नोट करके कुछ स्पेशल, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि एक जनरल केस बताऊंगा। मैं नहीं समझता कि भाई हमेशा एल भी के परपेंडिकुलर हो और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, कोई भी किसी भी एंगल पे हो, तो हम कैसे उसे बनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है गाइस, मैं सब डिटेल आपको बता रहा हूं और वो बोर्ड के लिए नहीं है, तो आप बोर्ड के लिए वो जरूरी नहीं समझे तो आप छोड़ भी सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। और कंपटीशन के लिए जरूरी समझ रहे हैं तो आप उस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और उस जनरल केस को करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में अपन डिटेल चर्चा कर रहे थे। काफ़ी देर से हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं, जनरल केस। देखिए जनरल केस क्या है। जनरल केस में हम लोग नहीं समझते हैं कि V इज परपेंडिकुलर टू L एंड V इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम ये नहीं समझ रहे हैं, हम लोग जनरल केस ले रहे हैं। तो चलिए मैं इस चीज़ को नोट करके या फिर आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। जनरल फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ यहाँ पे नाम देंगे, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए अगर आपको अच्छे से याद हो तो कोई भी रॉड जैसे भी मूव कर रही थी, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी और डायरेक्शन में देता हूँ, ठीक है, और L वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में देता हूँ, कोई भी मतलब इसमें सर्टेन नहीं है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है ऐसे, ठीक है, सब एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शंस में है, राइट। तो इतना तो तय है कि ईएमएफ इंड्यूस होने का फंडा तो यही है ना कि एक एंड पे प्लस का जनरेट होना, दूसरे एंड पे माइनस का जनरेट होना, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाना, और इलेक्ट्रॉन पे या टोटल चार्ज पे कह सकते हो जितनी इलेक्ट्रिकल फोर्स है उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स, बट एक दूसरे के अपोजिट हो जाना इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में, और उसी को आगे बढ़ाने पर हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो इतना तो आपको पता है पीछे की कहानियों से कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, देन वैसे केस में कितनी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक, ये बराबर होगी, दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर होती थी, याद करें। लेकिन अगर हम अभी वेक्टर फॉर्म में करना चाहेंगे, जनरल केस वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म। तो क्या हम ऐसा लिख दें, क्या ऐसा होगा क्या गाइस? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर लग रही थी तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, एक ऊपर है और एक नीचे, तो दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन में जस्ट क्या है, अपोजिट, सो माइनस लगा लेता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर चार्ज क्यू पर बात करें तो क्यू इंटू ई होती है, और मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता ही है क्यू इंटू भी क्रॉस बी होती है, राइट, क्यू इंटू भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में हो जाती है। तो अगर मैं चाहूँ तो ई को यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस भी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रॉस बी है, ठीक, ये भी साइन थीटा है, यानी भी और बी के बीच जो भी एंगल होगी उसके बेसिस पर हम लोग ई निकालेंगे, ठीक है। पहले थीटा 90 डिग्री था तो इसलिए बी भी आता था। आगे बढ़ते हैं। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी? दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज डेल्टा भी। और डेल्टा भी कैसे निकालते हैं, थोड़ा उसको समझने की जरूरत है पूरा ओरिजिनल तरीके से। आपने पढ़ा है कि dv बाई ई इक्वल्स dv बाई डी आर, पढ़ा है, तो E इक्वल्स माइनस dv बाई डी आर, ठीक है। तो अगर मैं dv निकाल दूं तो क्या होगा, माइनस E इंटू डी आर, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो वेक्टोरियली ये ऐसा होता है, याद होगा आपको। अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की चीज़ें हैं, तो ऐसे होता था यहाँ V1 से लेकर के V2, तो दिस इज V2 माइनस V1 एंड माइनस E डॉट डी आर, ये आता था, याद करो, जिसको हम लोग डेल्टा भी कह सकते थे। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है, ये मैंने आपको जानबूझ करके साइड से बता दिया, ठीक है। अब उसको यूज कर लेते हैं इसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ईएमएफ विच इज डेल्टा भी विच इज व्हाट, तो माइनस ई डॉट डी आर, बिल्कुल लिख सकता हूं। व्हाट इज ई? ई इज बेसिकली माइनस भी क्रॉस आर बी डॉट डी आर। अब गाइस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला एक जनरल बन गया, जनरल ईएमएफ का फॉर्मूला यही हो गया। बट जनरली इसका जरूरत नहीं पड़ता है। जनरली होता क्या है कि भी क्रॉस बी अगर कांस्टेंट है, भी क्रॉस बी अगर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, भी क्रॉस बी को हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं। तो ये प्लस में बाहर आएगा भी क्रॉस बी,
और ये डॉट और ये डी आर का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। कमाल की बात ये है कि जब डी आर को इनिशियल से फाइनल तक करते हैं तो ये फाइनल वेक्टर, ये वेक्टर है गाइस, ध्यान से देखेंगे ये वेक्टर है, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब होता है कि शुरू से लेकर के फाइनल तक जो ज्वाइन करने वाली वेक्टर है वो वाली ये है, वो वाली वेक्टर ये है। यानी हम अगर इसको लिखें ऐसे v क्रॉस b, ध्यान रहे ये डॉट है, दिस इज डॉट एंड दिस इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल हो जाएगा, जिसको हम l वेक्टर लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा, दिस इज l वेक्टर, राइट। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसका एक जनरल फॉर्मूला हमने यहां पे देख लिया कि v क्रॉस b डॉट, और इसी को तो बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डब्बा में लिखते थे, याद करें। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो इसको v हम चाहें तो l लिख सकते हैं, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, स्केलर इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। सो ईएमएफ अगर आपको अभी भूल जाए, कभी भी अगर बाय द वे आप भूल जा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप सीधे लिख लो, क्या लिखना है फटाफट, v क्रॉस b डॉट l, v क्रॉस b डॉट l, ठीक, उसी से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि v क्रॉस b डॉट l की वैल्यू के बराबर ही होती है v डॉट b क्रॉस l, याद होगा ये सब चीजें आपको बताई गई है। अगर ठीक है ओरिजिनल फॉर्मूला हमने ऐसे बनाया, लेकिन अगर कभी v डॉट b क्रॉस l भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग चाहें तो इसका जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी सिचुएशन की किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो थोड़ा समस्या हो जाता है क्योंकि जनरली हम लोग 90 डिग्री पर ले जाते हैं एंड जो वेलोसिटी है वो रॉड के लेंथ के साथ 30 डिग्री पे है और इस तरीके से मूव कर रही है। अब सोचिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, है ना कमाल का चीज। तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, इन्हीं सब तरीकों से बनाना पड़ेगा उसे, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। क्लियर है गाइस, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए पहले इस चीज़ को एक बार कॉपी कर लीजिए, जनरल केस को कॉपी कर लीजिए, फिर एक सवाल इस पर करके मैं आपको बताता हूँ तो ज़्यादा फील आएगी आपको। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया सा सवाल करते हैं जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छे से यूज हो जाएगा। और गाइज एक बात आपको पता होगी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली हम निकालते कैसे हैं। तो जिन तीन वेक्टर का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तीनों को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, याद होगा। जैसे पहले एक चीज़ छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ, a क्रॉस b डॉट c, इसको हम इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट इसके लेते हैं फटाफट, फिर b के कोफिशिएंट, फिर c के कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे सपोज करो कि a इस तरह से है, a1i b1j एंड c1k है, ठीक है। या फिर a1 a2 a3 कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। और b को मैं लिखता हूँ b1i b2j b3k, और c को लिखता हूँ c के टर्म में, ठीक है, ci के टर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a वाला लिखेंगे, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, राइट। अब एक छोटा सा सवाल सेट करते हैं जो अगर आपने जनरल केस नहीं पढ़ा है तो वाकई उस सवाल को बनाना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि रॉड खास तरीके से ओरिएंटेड है, इस तरीके से रॉड ओरिएंटेड है, रॉड ऐसे है, दे दिया गया है, यहाँ से 37 डिग्री पे है रॉड और ये 4 मीटर पे है। रॉड का ओरिएंटेशन ऐसे है, ये रॉड है, ठीक, ये ए बी रॉड है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 2i माइनस जे प्लस के है, और मैग्नेटिक फील्ड जो रीजन में है वो i माइनस जे करके, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से i माइनस जे, और भी जो वेलोसिटी है उसकी कुछ इस तरीके से देखी जाएगी। और रॉड कैसे ओरिएंटेड दिख रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, राइट। रॉड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो गई। अब वाकई अगर मैं इस सवाल को पहले के तरीके से बनाने की कोशिश करूं सो काफ़ी इसमें डिफिकल्टी होगी कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कैसे इसे सॉल्व करें, बिकॉज वो तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, उसी के लिए स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला था।
तो कैसे इसमें सोचे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बस मैं तो सिंपल करूंगा भाई, बी भी एल है ना, मतलब आप देख सकते हो भी क्रॉस बी डॉट एल, यही होगी ना। तो सबसे पहला काम भी वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए और एल वेक्टर चाहिए, तो एल वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। तो बी भी तो है ही, तो एल वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, तो एल वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल, क्या करें, 4 cos 37 डिग्री आई और इस साइड में 4 sin 37 डिग्री जे कैप, राइट। तो cos 37 डिग्री आप देख सकते हो, 4 की जगह पर इसको 5 ले लेता हूँ, ज़्यादा इजी होगा बनाना, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। कट जाएगा, देख लो ध्यान से, 4/5 होती है ना। सो 4i कैप 3j कैप, सो ये एल वेक्टर हो गई। अब एल वेक्टर हमने निकाल लिया, भी वेक्टर हमने निकाल लिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बी। तो अब ईएमएफ निकालें तो क्या होगा, भी क्रॉस बी डॉट एल। अब भी क्या है, 2 -1 1 एंड बी क्या है, तो 1 -1 0, और जहाँ तक एल की बात है तो 4 3 0, राइट। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 को बाहर करेंगे, ये गायब, तो ये 0 -0 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिटरमिनेंट को तोड़ने आता होगा आप लोगों को, ये गायब, फिर 0 0 0 हो जाएगा, 1 ये और ये, तो ये हो जाएगा 3 -4, राइट। तो फाइनली ईएमएफ क्या होगी, आप देख सकते हो 7 वोल्ट। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से सवालों पर हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो सवाल और करते हैं इसमें। कभी कभी आपसे सिंपल पूछा जाएगा, जैसे किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का कोई भी ये ऐसा वायर है ए और इसके बीच की गैपिंग एल है बस, राइट। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर केस में अगर कोई दौड़े ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप डायरेक्ट यूज करेंगे वो, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होगा कि हर केस को अलग अलग जनरल फॉर्मूला से बनाए, जनरल फॉर्मूला तो इन सब तरह के क्वेश्चंस के लिए दिया गया है। अब इसमें सीधे से परपेंडिकुलर है, सीधे दौड़ रही है भाई, तो हमें पता है बी भी एल होगी, हमें पता है बी भी एल होगी, बहुत अच्छा। अब बी भी एल होगी तो एल क्या ले लें, अब देखिए जो भी फॉर्मूला बनता है, जनरल फॉर्मूला ही आपने देखा था कि जो बना था भी क्रॉस बी जो भी था, तो भी क्रॉस बी डॉट एल था, ठीक। तो वहां पे जो एल होती है, राइट, वहां पे जनरलाइज बातें आई थी, तो एल जो वेक्टर होती है वो दरअसल इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली होती है। तो यहां पे इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करने वाली तो केवल ये है, तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, बी भी और एल, बस सीधे यूज करेंगे और ये आपका ईएमएफ हो जाएगा। मतलब इसमें ज्यादा अकल कुछ नहीं लगा रहा है, बस ये वाली लेंथ हो जाएगी, वही हो जाएगी बी भी एल। दिस इज वेरी सिंपल, क्लियर है गाइस? अब इस तरीके से बहुत सारे सवाल भी सेट किए जा सकते हैं अलग अलग वैरायटी के, ठीक है। कोई और आर्बिट्रेरी शेप का भी ले ले, या फिर एक स्पेशल शेप का हो जाए, जैसे सेमी सर्कुलर हो गया, या फिर किसी और शेप को दोहराने की कोशिश करेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू क्या होगा, बताओ। उस पर भी हम लोग चाहे तो काम कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए सिंपल सा, अगर कोई सेमी सर्कुलर कोई ऐसा ले ले, ठीक है, ये ए है और ये बी है और इसकी रेडियस मान लो आर है, और इसे दोहराए मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, और ऐसे दोहराए, थोड़ा और इसको मैं अच्छा से बना देता हूँ, इस तरह से दोहराए, वी वेलोसिटी दोहराए, और यहाँ से ये थीटा दे दे, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी होगी, इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। अब देखो, क्या हम इसे ए भी एक रॉड की तरह ट्रीट कर लें? बिल्कुल, हम तो बनाएंगे तो ऐसे सोचेंगे कि चलो ए है और बी है, एक रॉड की तरह इसे ट्रीट पहले कर लेते हैं। कर लिया।
अब इस रॉड को है ना, इसको इस तरह से ट्रीट कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसके साथ थीटा है, मतलब इसके साथ ये थीटा पे ऐसे घुमा रहा है, तो भी के कौन से कंपोनेंट से काम करते हैं, ये वाली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा है, नो प्रॉब्लम। और इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस आर है तो ये आर और आर कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इजी। हम लोग तो करते हैं बी भी एल, सिंपल, सब परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अब देखो बी तो बी है, भी परपेंडिकुलर क्या है, भी परपेंडिकुलर भी कॉस थीटा फिलहाल यहाँ पे है, और जहाँ तक एल की बात है तो वो क्या है 2r। सो ये आपका ईएमएफ हो जाएगा 2b/r cos थीटा। बस इस बात का ध्यान रखना कि इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन कर लो और उसका लेंथ पता कर लो। इस पर कुछ और सवाल चाहो तो सेट कर सकते हो, कुछ खास है नहीं। जैसे एक सिंपल सा सवाल और बनता है इसमें, जैसे ये एक रॉड है, खूब ये सवाल पूछा भी गया है पास्ट ईयर में। जैसे इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, और इसके बीच 2 थीटा एंगल है, राइट। तो आपसे पूछा गया कि जरा आप ईएमएफ बताओ, ठीक है, ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी ये बता दो, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, मतलब ये भी एल लेंथ के, तो इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब थोड़ा इसको ऐसे समझ लो, ये थीटा हो जाएगी, फिर ये भी थीटा हो जाएगी, ये पूरा एल, तो सामने क्या होगा एल साइन थीटा, सामने क्या होगा एल साइन थीटा, और ये भी कितना होगा एल साइन थीटा। सिंपल, तो हम रॉड की तरह ट्रीट करेंगे, रॉड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और रॉड की तरह ट्रीट करके और इसमें ईएमएफ निकाल लेंगे, दैट इज बी भी एल के जगह पर पूरा इनिशियल से फाइनल तक कितना है 12 साइन थीटा है। सो ये हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों में अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर ये तो ठीक है हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता करें कि कौन सी पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सी नेगेटिव टर्मिनल, ये कैसे पता करें, इस पर भी सवाल बनाया जा सकता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल निकालने के लिए गाइज हमें एक डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा यहां पे कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए इसको दो तरीके से करते हैं, एक तो पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल के तरीके से, ठीक है, और एक ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कह सकते हो, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए होता क्या है कि पहले सिंपल तरीका से करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जिधर फोर्स लगेगी ना, जिधर फोर्स लगेगी चार्जेस पे, ठीक है, उधर ही पॉजिटिव चार्ज होगी, जिधर फोर्स लगेगी उधर ही क्या होगी पॉजिटिव चार्ज होगी। जनरली ये डायरेक्शन फोर्स के, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देती है। सोचो तो पॉजिटिव चार्ज अगर किसी कंडक्टर में वाई देवे, किसी कंडक्टर में मैं इधर पुश कर दूं, पॉजिटिव चार्ज इधर पुश कर दूं, तो इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव आ जाएगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन की बातें हैं तो डोंट वरी, अगर पॉजिटिव पे बात कर लिया तो फिर उसके उल्टा नेगेटिव पर हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। चीजें वही है, अगर पॉजिटिव इधर जा रही है तो नेगेटिव इधर आएगी, तो सिचुएशन तो दोनों वही है, सिचुएशन तो वही है कि पॉजिटिव होगी तो यहां पॉजिटिव जाके डिपॉजिट करेगी, और इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से आके पॉजिटिव डिपॉजिट करेगी। सिचुएशन तो दोनों सेम ही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे, अपने अंगूठा को किसके डायरेक्शन में करेंगे, मोशन के डायरेक्शन में करेंगे, तो ये जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगा। क्लियर है, या इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, सिंपल सी बात है। सो दो रूल है इसके रिगार्डिंग, एक को बोल सकते हैं राइट हैंड पाम रूल, इसमें क्या होता है, राइट हैंड बना लीजिए फटाफट, अब फोटो बनानी होगी इसमें, जैसे भी बनाना है बना लो, ठीक है। ये राइट हैंड है, इस तरीके से अंगूठा है, तो अगर ये भी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, अगर ये बी के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, तो ये किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, ऑब्वियसली आई के डायरेक्शन को इंडिकेट, क्लियर है, आई के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। बस इसी तरीके से हम निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है। अब देखिए, सोचिए, मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म था ऐसे, और इस प्लेटफॉर्म में कोई स्लाइडर ऐसे घूम रही थी, ठीक है, कोई स्लाइडर ऐसे घूम रही थी, राइट। अगर ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रही है, तो क्या होगा सोचो, जैसे ही वो ऐसे मूव कर रही है तो ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे होगी, सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, समझ लो ऐसे, मतलब करंट ऐसे होगी,
जब करंट ऐसे होगी तो ये किस मतलब इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ये रॉड को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, सोच सकते हो। और ये कितनी होगी BVL, वैल्यू तो निकालना सीख गए हैं। तो बस इसी हाथ से चीज़ों को चाहो तो आप कर सकते हो, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ चीज़ मतलब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। इसमें जो फिंगर्स है किसको इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब किसको इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को, ठीक है। तो पाम क्या इंडिकेट करेगा, बोल सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल को, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अगर गाइज इसी सब सवालों में अगर आपसे कोई पूछता कि A हायर पोटेंशियल पे है, B हायर पोटेंशियल, तो ये सारा कुछ निकाल सकते हो आप। सोचो, इसी में सोच लो। अब देखो, वेलोसिटी ऐसे बहुत अच्छे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बहुत अच्छे, तो ऐसे, ऐसे का मतलब समझ रहे हो, करंट ऐसे, मतलब अगर ये रॉड होती और इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो वेलोसिटी ऐसे, तो ऊपर की तरफ मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव ये निगेटिव, समझ रहे हो। यानी ये क्या होता, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होता, लोअर पोटेंशियल। हो गया कहानी खत्म। इसमें देख लो, सॉरी ये तो हो ही चुका है, इसमें देख लो। तो इसमें अगर इंडिविजुअली देखा जाए, है ना, अच्छा इंडिविजुअली देखा जाए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर इसको केवल हम बनाने की कोशिश करें, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको देखो, ये कैसे चल रही है, आगे चल रही है। अगर इसकी वेलोसिटी सॉरी ऐसे थी, भी थी, ये ऐसे दौड़ रही थी, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे भी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो इधर पॉजिटिव। देखो ध्यान से, ऐसे देख लो ना, ऐसे देखो, ऐसे दौड़ रही है, ऐसे दौड़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दौड़ रही है भाई, ऐसे, तो इधर पॉजिटिव। यानी इसमें ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये कैसा, अगर इसको इंडिविजुअल बनाया तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो प्लस माइनस। अगर कोई सेल ऐसे कनेक्टेड हो, तो अगर ये 10 वोल्ट की है और ये भी 10 वोल्ट की है, तो टोटल कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी, एड अप हो जाएगा ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, देखो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस कनेक्टेड है, तो दोनों एड अप हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, मतलब जुड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअली इसको सोचोगे ना, तो वही आंसर आएगा। देखो इंडिविजुअली कोई रॉड है, ये थीटा एंगल है, देखो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअली कोई रॉड है और ये थीटा एंगल है, भी वेलोसिटी जा रही है, तो अगर ये भी है तो ये भी हो जाएगी, ये थीटा तो ये थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, भी साइन थीटा। तो इस रॉड का एक स्पेशली अगर इस रॉड की मैं बात करूं, तो केवल इसका जो ईएमएफ होगा वो होगा BVL साइन थीटा, राइट। और सिमिलरली इसका निकालें तो क्या होगा, BVL साइन थीटा। अब दोनों जुटेगा कि घटेगा भाई, दोनों जुटेगा, तो डायरेक्ट निकाले तो क्या होगा, 2BVL साइन थीटा। देखो वैसे भी निकाल सकते थे, या फिर इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करके वैसे भी सोच सकते थे। तो वैसे सोचते तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे वेलोसिटी, ऊपर पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, दिख भी रहा है, सिंपल सा फंडा है। तो अब डायरेक्शन में भी कहीं कोई इशू नहीं है, वो बड़े ही आसानी से आप काम कर सकते हो इस पर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो डायरेक्शन भी निकालना सीख गए, ठीक है। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड रूल करते हैं। मैंने जैसा कि बता रखा है कि एक और रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हालांकि गाइज अगर एक आपका क्लियर हो गया तो दूसरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक को आप पेटेंट बना लो, ठीक है, बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब इसी चीज को ना हम लोग एक अलग तरीके से अपने इस हैंड से हेल्प से करते हैं। देखिए ऐसे, जस्ट ऐसे हाथ को मोड़े। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ये, और ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो है मिडल फिंगर वो किसको इंडिकेट करेगी, पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सा है। तो सेकेंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सिंपल सा है। अब डायग्राम तो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूं बनाने का। मेरी डायग्राम उतनी अच्छी है नहीं। इस तरीके की, ठीक है, ऐसा समझ लेना भाई, ठीक है। ये अपनी राइट हैंड है भाई। तो अगर ध्यान से देखो फिर से, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हो, ये बी को रिप्रेजेंट कर रही हो और ये भी को, तो ये इंड्यूस्ड
करंट या पॉजिटिव टर्मिनल। बहुत ही सिंपल है। यानी अगर मैं 4 फिंगर की बात करूं तो 4 फिंगर बी को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं थंब की बात करूं तो थंब किसको? वेलोसिटी को, राइट। तो मिडल फिंगर किसको? पॉजिटिव टर्मिनल या फिर इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप समझिएगा। इसको मैंने कभी पैटर्न बनाया नहीं, बस हम लोग सिंपल इस तरीके से कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बटन है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, चीज़ें वही आएगी। देखो ध्यान से, फील्ड ऐसे है, देखो वेलोसिटी ऐसे है, तो ये अंगूठा ऐसे भी कर सकते हो। तो ये करने से अच्छा है कि हम लोग सिंपल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, बात वही है। मतलब ये अंगूठे को मोड़ने से बेटर तो हम लोग सीधा कर ले भाई, डायरेक्ट। ठीक है, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, बस आपको कंसेप्ट आनी चाहिए और सवाल सही होने चाहिए आपसे। तो होपफुली गाइज आपसे डायरेक्शन भी निकल जाएगा। अब गाइज मेरी एक छोटी सी बात आप समझिएगा। अब इस पे हजारों सवाल सेट हो सकते हैं। अभी जो आज के डेट में जो पढ़ा आपने, उस पर हजारों सवाल सेट किए जा सकते हैं। अब बोलोगे ऐसा कैसे? जितने भी करंट में क्वेश्चंस है गाइज, वो सारे क्वेश्चंस को यहां पे डाले जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक रॉड जब मूव करती है, स्लाइड करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो एक ईएमएफ की तरह ट्रीट कर रही है, एक सेल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और जहां जहां सेल होगा फिर तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे दूं तो आपको ज्यादा फील आ जाएगी। मान लीजिए कि कोई रॉड है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से मूव कर रही है, ऐसे। इस सवाल भी आपको देखने को मिलेगा खूब। और इसमें मैं सर्किट लगा दूं कुछ ऐसे करके। ठीक है, मैं बनाना नहीं रहा हूं, बस आपको सवाल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरे करंट में इसको रेफर कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे दे दिया गया, R1 दे दिया गया, R2 दे दिया गया, R3, R4, R5, R6, और भी सर्किट में कुछ लगा दिया गया ऐसे, राइट। R7 जो भी हो, R6। और मैग्नेटिक फील्ड एक है ऐसे, और इसकी लंबाई कुछ L है, और इसको भी वेलोसिटी से मूव कराया गया। ठीक है, तो ये रॉड की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि ये अगर मूव कर रही है ऐसे, तो सीधे ऐसे मूव करने से एरिया थोड़ी ना जनरेट हो रही है, सीधे ऐसे मूव करने से एरिया थोड़ी ना जनरेट हो रही है, एरिया तो जनरेट ये वाली करेगी। तो अगर ये भी वेलोसिटी से ऐसे दौड़ रही है, अगर ये भी वेलोसिटी से ऐसे दौड़ रही है कोई रॉड, ठीक इस तरह से दौड़ रही है, पूरी सिस्टम दौड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट कितनी है, इसमें करंट। अब इस सवाल को क्यों बनाने जाए? क्योंकि करंट में तो हमने यही काम किया है, बस इसके जगह पर इसको हटा के अब यहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सोचो, एक रॉड है तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसके बीच यहां एक पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, यहां पे एक नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे करें तो ये पॉजिटिव, अगर ये पूरा कंडक्टिंग वायर है तो ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, यानी पूरे को हटा देंगे और सिंपल यहाँ पे एक सेल बना देंगे इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव। वह हो गया, एक सवाल बन गया आपका करंट का। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या? नहीं। सवालों को बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं। केवल हमें क्या समझना है, यहां पे अगर कोई रॉड मूव कर रही है तो सिंपल क्या हमें बीबीएल करने आ रहा है? यस, अगर कर पा रहे हैं तो ईएमएफ निकल गया, दैट्स इट। हाँ, एक एडिशनल चीज भी हो सकती है कि हो सकता है कि इस रॉड का अपना एक रेजिस्टेंस दे दे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको कहते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे स्मॉल आर, तो नो प्रॉब्लम, बीबीएल निकालने आता है, निकाल लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में लगा देंगे, हो गया, सवाल बन गया। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं। तो कभी भी ऐसे सवाल है तो बिल्कुल डरो नहीं, आपको बस यहां पे सीखना है कि ईएमएफ कितनी है, बीबीएल। अब इस पे तो सवाल क्यों प्रैक्टिस करेंगे? पूरे इलेक्ट्रिक करंट में आपने यही किया है, यहां पे क्यों दोबारा करेंगे? बस आपको केवल यहां पे ईएमएफ निकालने आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस जब कोई भी सवाल मिलेगा तो क्या कर लोगे? होपफुली आप कर लोगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आज के वीडियो सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।